आई कार्ड कहाँ है तुम्हारा? मैम साहब भूल गई। हर बार एक नया बहाना। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? जो मैं कहती हूँ एक कान से सुनती हो, दूसरे कान से निकाल देती हो क्या? क्या मैम साहब, मैं इतने घरों में काम करती हूँ ना कि मुझे किसी ने आज तक आई कार्ड पूछा ही नहीं। दूसरे जो गलती करते हैं वो मैं भी करूँ? तुम्हें पता नहीं है कि पुलिस के एनओसी के सिवा किसी को भी काम पे रखना कानूनन गलत होता है। मेम साहब, ये कानून वानून की बातें ना मुझे समझ में नहीं आती। और आपको शक्ल से मैं चोर नहीं लगती हूँ? हाँ, किसी के चेहरे पे थोड़ी लिखा होता है कि वो एक चोर है या साहूकार। और सही तो कह रही है। वैसे भी आजकल की दुनिया में किसी पर भरोसा करना इतना आसान नहीं होता है। मेम साहब, इस टिक टिक करने वाले घर में ना मुझे काम ही नहीं करना। जाती हूँ मैं। अरे क्या नाटक है इसके। जाने दो ना, किसी और को रख लेना, शायद इससे अच्छे मिल जाए। बेटा आजकल कुछ भी मिलता है, मेड्स नहीं मिलती। ईशा। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। तो फाइनली ये तो मैं घर ले ही आया। आंटी मेरी बहुत जिद करने के बाद लेके आया है आज। मेरा बेटा ना है ही बिल्कुल ऐसा। अच्छा, तो आप दोनों मिलके अब मेरी ही क्लास लेने लगी। अब तक तो माँ थी, अब तुम भी इनकी तरफ हो गई। अब दोनों मिलके मेरा क्या हाल करेंगे? मैं तो जा रहा हूं भाई। आंटी, क्या मैं आपको मम्मी बुला सकती हूँ? क्या हुआ बेटा? बस मेरी माँ नहीं है तो आपको देख के मुझे उसकी याद आ गई। क्या मैं आपको मम्मी बुला सकती हूँ? ऑफ कोर्स बेटा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वैसे तुम्हारी फैमिली में और कौन कौन है? बस मैं और पापा। हम एक्चुअली साउथ अफ्रीका से हैं। पंजाबी फैमिली है तो अपने देश और पिंड से बहुत प्यार करते हैं। बस इसलिए मैं यहाँ पे आ गई और पापा आ जाएंगे 1-2 महीने में। That's really sweet। क्या क्या सोचा था मैंने कि पहली बार जब तुम घर आओगी मैं अलग अलग डिशेस बना के तुम्हें खिलाऊंगी। ये मेड भी ना। मम्मी रहने दीजिए, मैं हूं ना, आप बैठिए, मैं खाना बनाती हूँ आपके लिए। अरे क्या बात है माँ, भगवान ने आपकी सुन ली। वैसे मैंने कहा था ना कि आपको बहुत जल्दी अच्छी काम वाली मिलने वाली है। अच्छा बच्चों, काम वाली, चलो एप्पल वहां रखो और काम में मेरा हाथ बटाओ। मम्मी आप बैठिए, हम खाना बना के लाते हैं। चलो। सुनो, मुझे खाना बनाना नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। अरे लेकिन चलो। ठीक है बाबा, तुम्हें माफ कर दिया। बैठो वहां पे, मैं खाना बनाकर लेके आती हूँ। थैंक्स यार, थैंक यू सो मच। खाना बनाना परफेक्ट फॉर अ फैमिली। सुशील, संस्कारी। वरना आजकल की मॉडर्न लड़कियां ये सब कर पाती हैं क्या? ये ईशा इस हेयर स्टाइल में, मुझे लगता है मैंने पहले से कहीं देखा है। माँ, ईशा तो कुछ ही दिन पहले साउथ अफ्रीका से इंडिया आई। आपको कोई गलतफहमी हुई है? नहीं बेटा, आई एम वेरी श्योर मैंने पहले से देखा है, शायद न्यूज़पेपर में। मम्मी ये लीजिए, टेस्ट कीजिए। ईशा, मुझे लगता है मैंने तुम्हारा फोटोग्राफ किसी न्यूज़पेपर में देखा है। न्यूज़पेपर? मम्मी क्या आप मेरा भी आई कार्ड मांगेंगे अब? ईशा, तुम्हारा भी सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है। माँ को कोई गलतफहमी हुई लगती है। अब भाई मुझे बहुत भूख लग रही है, तो पहले खाना खाते हैं। बस थोड़ा इंतजार। मैं तो शुरू कर देता हूँ।
हमड़ा नहीं हमड़ा आकाम तुरंत हो जाइए, पैसा जल्दी ट्रांसफर करो। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ। गुड मॉर्निंग मैम। बेटा, ये किसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने की बात चल रही थी? मम्मी एक्चुअली मम्मी कुछ नहीं, तो ईशा के डैड के बिजनेस में कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, तो मैं उनकी हेल्प कर रहा हूँ। बेबी, मैंने खुद 50 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए, बाकी के अगले हफ्ते कर दूंगा। यू डोंट वरी। अब चले? या बेटा, एक मिनट, एक्सक्यूज मी। बेटा, मुसीबत में अपनों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन परायों पे इतना भरोसा करना ठीक नहीं है। ईशा अब तक तुम्हारी पत्नी बनी नहीं है, और फिर माँ, आप ही कहती है ना कि रिश्ते बनाने से बनते हैं, और मन के बंधन से बने रिश्ते कागज के रिश्तों से ज्यादा मजबूत होते हैं। और वैसे भी आज सुबह ही मैंने ईशा को प्रपोज किया है, इसलिए वो अब पराई नहीं है। ईशा, वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन मम्मी, आप मुझे आपका आशीर्वाद दीजिए ताकि आपकी बहू बनकर मैं आपकी सारी परेशानियां दूर कर सकूं। चलिए, लेट हो रहा है। हाँ हाँ चलो। हमला आकाम तुरंत हो जाइए, पैसा जल्दी ट्रांसफर करो। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ। हेलो मम्मी, देखिए मैं आपके लिए आपके फेवरेट फ्लावर्स लेके आई हूँ। ऑर्किड लीजिए ना। ईशा, तुम अचानक यहाँ पर? बताती हूँ। सो मम्मी, अपनी होने वाले बहू को आप क्या सरप्राइज देने वाली हो? ये कौन है? ये मैं नहीं हूँ, ये सब नकली है। इन पिक्चर्स में ये लड़की मैं नहीं हूँ, पता है मुझे। ये मेरी तरफ दिखती है, मेरी हमशक्ल है। प्लीज आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? सच में ये लड़की मैं नहीं हूँ, मेरा यकीन कीजिए। अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो मैं जा रही हूँ। ईशा, ईशा, ईशा मेरी बात सुनो। ईशा, मैं अक्सर सोचता हूं, कई बार आपसे भी कहा है कि हम लोग अपने जीवन में तकरीबन हर बात को लेकर बड़े सजग रहते हैं। कपड़े क्या पहनने हैं, खाना पीना क्या है, कुछ खरीदारी करनी है तो अच्छी तरह से ठोक बजाकर जांच पड़ताल करने के बाद ही सामान खरीदते हैं। यहां तक कि किसी को अगर काम पर रखना है तो बिना परिचय पत्र यानी आइडेंटिफिकेशन के हम उसे अंदर भी नहीं घुसने देंगे। तो फिर जब बात रिश्तों की आती है, हम क्यों भावनाओं में बहकर गलतियां कर बैठते हैं? यानी जहां सबसे ज्यादा सजग रहने की जरूरत होती है वहीं हम चूक कर बैठते हैं।
और कई बार हमारी यही चूक, यही भूल हमें बर्बादी के कगार पर ला खड़ा करती है। कहने का अर्थ ये कि जब भी किसी नए व्यक्ति के साथ संबंध बनाएं तो पहले उसके बारे में अच्छी तरह से जांच पड़ताल तो कर ले, वरना धोखा हो सकता है। ईशा, ईशा कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता है मैं कितना टेंशन में था। ईशा, तुम्हारे बिना एक पल की जुदाई भी नहीं सह सकता। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? क्या तुम्हें लगता है वो न्यूज़पेपर वाली लड़की मैं हूं? मैं तुम पर पूरा भरोसा करता हूँ। वो लड़की तुम नहीं हो। क्या तुम्हें मुझ पर सच में भरोसा है? हाँ ईशा, सच में। ईशा, तुम मेरी जिंदगी हो। क्या तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो? हाँ। तो ठीक, मुझे अपने प्यार का इम्तिहान दो कि तुम मुझे सच में प्यार करते हो और मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। चलो मेरे साथ अपने कमरे में और एक पति की तरह मुझे प्यार करो। सोच लो, वरना मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊं। मैं तैयार। नहीं, नहीं बेटा। तो आज से मैं तुम्हारी पत्नी बनकर अपने आप को तुम्हें सौंपती हूं। चले? बेटा ऐसा मत करो, पछताओगे। नौ महीने का दर्द, 28 साल की मैं पूरी मिट्टी में मिल गई। पता है बुढ़िया, पूरी रात तेरा बेटा एक भंवरे की तरह मेरा नाम गुनगुना रहा था। मेरी सांसों की गर्मी की तपिश में जलकर भस्म हो गया। मेरी बाहों की हथकड़ी ने उसे हमेशा के लिए मेरा गुलाम बना लिया है। तेरी नफरत से ज्यादा मेरी मोहब्बत में ताकत है। इसीलिए आज से जो मैं कहूंगी वो वही करेगा। जैसे मैं नचाऊंगी वो वैसे ही नाचेगा।
एक माँ अपनी बेटी की खुशी के लिए अपनी जिंदगी दे सकती है, पर तू एक लालची माँ है जो अपने स्वार्थ के लिए उसे अपनी साड़ी के पल्लू से बांध कर रखना चाहती है। तुम जैसी लड़कियां जो अपने जिस्म का इस्तेमाल करके किसी लड़के को फंसाती हैं, जानते हो उन्हें क्या कहते हैं? बाजारू। एक माँ जो 9 महीने तक अपने बेटे को सांसें दे सकती है ना, तो वो अपने बेटे को तुम जैसी लड़की के चुंगल से बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम हम माँ बेटे की जिंदगी से बाहर चली जाओ। नफरत करती हूँ मैं तुमसे, नफरत। माँ, प्रमोद, तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम्हें मुझ पर भरोसा है और तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। तो आज तुम्हें मेरे साथ ये घर छोड़कर चलना होगा, क्योंकि ये औरत हम दोनों को कभी खुश नहीं देख सकती है। या तो तुम मुझे चुनो या तो इन्हें। बेटा, तूने पूरी बात नहीं देखी बेटा। मुझे बहुत भला बुरा कहा इसने, फिर वो मुझ पे हाथ उठाना चाहती थी, मैंने तो उसे रोक के। बेटा, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो ना बेटा। बेटा, बेटा मुझे छोड़ के मत जाओ। कितना आसान होता है ना हमारे लिए अपने बुजुर्गों को बेइज्जत करना, उन्हें गलत ठहराना, उनके अनुभवों को अपने अहंकार में नजरअंदाज कर देना। क्यों भूल जाते हैं कि जो दिखता है वही सच हो? ऐसा नहीं है। इतने कमजोर क्यों हो जाते हैं कि अपने परायों में सही गलत में भेद ही नहीं कर पाते? और हमारी यही कमजोरी हमें कई बार बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देती है। बेटा, अभी भी नाराज हो मुझसे? प्लीज प्लीज घर आ जाओ, तुम्हारे बिना घर बहुत सूना लग रहा है, मुझे माफ कर दो बेटा। अगर आप चाहती है कि मैं घर वापस आ जाऊं, तो आपको मुझसे नहीं, ईशा से माफी मांगनी होगी। बेटा, अभी भी नाराज हो मुझसे? प्लीज प्लीज घर आ जाओ, तुम्हारे बिना घर बहुत सूना लग रहा है, मुझे माफ कर दो बेटा। अगर आप चाहती है कि मैं घर वापस आ जाऊं, तो आपको मुझसे नहीं, ईशा से माफी मांगनी होगी। ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा, बस तुम घर आ जाओ प्लीज। पैसे आएंगे तो अगला काम हम कब शुरू करेंगे? काम में तेजी होनी चाहिए, समझी? लगता है जिस काम के लिए तुम्हें भेजा था उसमें कम और उस लौंडे में कुछ ज्यादा दिलचस्पी ले रही। ऐसी कोई बात नहीं, वो बुढ़िया मेरा रास्ता काट रही थी, पर अब मैंने उसे ऐसा सबक सिखा दिया है ना कि कभी मेरे रास्ते में नहीं आएगी। एवरीथिंग इज अंडर माई कंट्रोल। और उसका वो बेवकूफ बेटा, वो भी मेरी जान में पूरी तरह से फंस गया है। उसकी दौलत हमारी। अगली ट्रांजैक्शन बड़ी होनी चाहिए। डन।
माँ का फोन? हेलो, हाँ माँ, आपने फोन किया था? बेटा, बेटा, क्या आपने ईशा से बात की? बेटा मेरी, हाँ माँ, हेलो हेलो। The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. क्यों तू अपनी बच्ची कुछ जिंदगी के साथ खेलना चाहती है? जब तूने मुझे पहचान ही लिया फिर भी इतनी बड़ी बेवकूफी। अपनी बेटी की जुदाई में हाथ बढ़ाकर तुम मुझसे पंगा लेने आई थी ना? शायद तुझे पता नहीं है कि जेल के छूटने के बाद मैंने ऐसे 2 लोगों को और बर्बाद कर दिया था। और तेरा बेटा, सॉरी, तेरा बेवकूफ बेटा मेरे लिए तो सबसे बड़ा शिकार है। मैं उसे कैसे जाने दूं? इसीलिए तुझे आज मरना होगा, क्योंकि मुझे करोड़पति बनना है। समझी तू? ठीक तो ना जान? मैं ठीक हूँ, और अब जो मेरा हीरो मेरे पास आ गया है, वो चोर मेरे हाथ लग गया ना तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं कितना लकी फील करती हूँ अपने आप को कि मुझे तुम जैसा प्यार करने वाला मिला। चलो अब पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट लिखवा दो। अब नहीं, रहने दो। मेरा मतलब है कि अब मेरा रिच पति ऐसे थोड़े पैसों के लिए पुलिस स्टेशन जाएगा, अच्छा नहीं लगता है ना? चलो ना कहीं घूमने चलते। नहीं, आज घूमने नहीं जाना। तुम्हें पता है, माँ ऑफिस आई थी, मुझसे सॉरी कहने लगी, लेकिन मैंने भी कह दिया जब तक ईशा माफ़ नहीं करेगी मैं भी नहीं करूँगा। बस इतना सा सुन के उन्होंने कहा कि वो तुमसे मिल के तुम्हें सॉरी कहेगी, इसलिए घर चलते हैं। माँ कभी भी घर पहुँच सकती है। इनफैक्ट मैं उन्हें अभी फ़ोन करके बता देता हूँ। कमाल है, अब तक तो रिंग जा रही थी। क्या माँ ने तुम्हें फ़ोन किया था? नहीं, पूरा दिन तो मैं शॉपिंग कर रही थी और फ़ोन तो मेरे हाथ में ही है। ठीक है, घर चलते हैं। गाड़ी थोड़ी दूर पार्क की है इसलिए। अरे मुझे पता नहीं था तुम सलवार कमीज भी पहनती हो। वो मैंने सोचा कि मॉम को इम्प्रेस करने के लिए मैं सलवार कमीज पहन लूं। और तुम तो जानते हो ना मेरे लिए माँ का प्यार कितना मायने रखता है। पर मम्मी तो मुझसे नफरत करती है। तुम टेंशन मत, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है?
चलो अब चलते हैं, बहुत लेट हो गया। हेलो। नमस्ते आंटी जी, मैं प्रमोद बोल रहा हूँ। क्या माँ आपके घर आई थी? नहीं बेटा, क्या बात है? कुछ नहीं, उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था, इसलिए थोड़ी चिंता हो रही थी। ऐसे टेंशन लेने से मॉम भी वापस आ जाएगी। चलो थोड़ी देर रिलैक्स कर लो। नहीं ईशा, हम अपने उस वाले घर में जाते हैं, हो सकता है कि माँ वही हो। चलो। लॉक? मतलब यहाँ पर भी नहीं, तो कहाँ गई होगी? ऑफिस से तो यही कहकर गई थी कि वो तुमसे मिलने जा रही। मैं फोन लगाता हूँ। लग रहा है फोन? नहीं ईशा, अब मुझे चिंता हो रही। हम पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट लिखवा दें। तुम पुलिस स्टेशन जाओ, मैं यहीं पे रुकती हूँ, शायद मम्मी यहीं पे आ जाए। ठीक है, हम लोग फोन पर टच में रहें। सर, पिछले कई घंटों से आप कह रहे हो कि मां मिल जाएगी। अब तो रात भी हो चुकी है। पता नहीं कहां और किस हाल में होगी मेरी मां। देखिए मिस्टर मेहरा, हमें आपसे पूरी हमदर्दी है, लेकिन हम कोशिश के अलावा कर भी क्या सकते हैं। हर पुलिस स्टेशन में हमने आपकी मां की फोटो भेज दी है। जैसे कुछ पता लगता है हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। और वैसे भी हम 24 घंटे से पहले गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज नहीं कर सकते। आप प्लीज घर जाइए। हेलो, माँ ईशा देखो ना, माँ को क्या हो गया? मिस्टर मेहरा, हमें आपकी माँ की लाश द्वारका सेक्टर नंबर 14 से मिली। ये एक लूटपाट का केस लगता है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। जिस किसी ने भी आपकी माँ की हत्या की है, पुलिस से वो ज्यादा देर तक बच नहीं पाएगा। लेकिन आप प्लीज अपने आप को संभालिए। ये सब मेरी वजह से हुआ है। ना तुम घर छोड़ते और ना ये सब कुछ होता। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। गलती तो मेरी है, जो मैं ही माँ को समझ नहीं पाया। जाने वाले तो चले जाते हैं, पर पीछे यादें छोड़ देते, और ये यादें दुख के सिवाय और कुछ नहीं देते। तुम कब तक घर पे बैठे रहोगे? एक दिन ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा ना। ईशा, मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता। देखो, ये सही समय तो नहीं है, लेकिन क्या करूं, मेरे ऊपर भी प्रेशर है पापा की वजह से। तुम तो जानते हो ना, पापा कंप्लीटली डिपेंडेंट है हम पर। और तुमने प्रॉमिस किया था पापा को कि तुम पैसे ट्रांसफर कर दोगे। मतलब जाने वाले चले गए हैं, अब जो जिंदा है उनके बारे में सोचो।
तुम सही कह, मुझे अपने आप को संभालना हो, और वैसे भी अब तुम ही मेरे जीने का सहारा। ये नया सलवार सूट उसने डस्टबिन में क्यों फेंक दिया? मुझे पता नहीं था तुम सलवार कमीज भी पहनती हो। वो मैंने सोचा कि मॉम को इम्प्रेस करने के लिए मैं सलवार कमीज पहन लूं। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? मैं कांति शाह बोल रहा हूँ। कौन चाहिए आपको? आप मेरी माँ ज्योत्सना मेहरा को कैसे जानते हैं? ओह, तुम ज्योत्सना बहन का डिगरा बोल रहा है। मैं उस बदनसीब बेटे का बाप बोल रहा हूँ जिसकी दौलत उसे कभी खरीद के वापस नहीं ला सकती, क्योंकि उसकी प्रेमिका ने उसकी जान ली पैसों के लिए। लेकिन मेरी माँ ने आपको फोन क्यों किया था? ज्योत्सना बहन को मेरे बेटे और उस हत्यारीन प्रेमिका की तस्वीर चाहिए थी, सो मैंने भेज दी। ओके, थैंक यू। अरे प्रमोद, कहाँ थे तुम? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। क्या बात है, आज बहुत सुंदर लग रही हो। बेबी, वो सलवार कमीज पहनो ना जो मॉम के डेथ के दिन तुमने मॉल से खरीदा था, वो तुम पर ज़्यादा अच्छे लगे। एंड यू नो, मैंने डिसाइड कर लिया, अब मैं ऑफिस जाकर अपना काम संभाल लूँगा। That's a very good thing. अब वो पैसों के बारे में याद है ना तुम्हें? डोंट वरी, तुम्हारे पापा के पास पैसे पहुँच जाएंगे। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अरे इतनी भी क्या जल्दी? वैसे भी इतने दिनों से तुम स्ट्रेस में हो, क्यों ना तुम और हम? आज नहीं, आज थोड़ा जल्दी में। हाँ बोलिए सर। हेलो मिस्टर मेहरा, हमने आपकी माँ की फोन की डिटेल निकाल ली है। जिस लोकेशन से आपकी माँ ने आपको फोन किया था, ठीक उसी जगह से दूसरे नंबर से आपको कॉल भी आया था।
वो दोनों की लोकेशन सेम थी। और वो लोकेशन मेरा फार्म हाउस है। मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। ओके। हाय बेबी। बेबी, मैं ऑफिस के बाद सीधा फार्म हाउस जा रहा हूँ, तुम भी वहीं आ जाओ। मुझे इस घर में माँ की याद बहुत सताती है। आई डोंट अंडरस्टैंड। अच्छा सुनो, तुमने वो पैसे ट्रांसफर कर दिए ना? हेलो बेबी। वेलकम काजल, नाइस टू मीट। प्रमोद, क्या तुम भी अपनी मॉम की तरह पागल हो गए हो? ये मैं वो लड़की नहीं हूं जो तुम सोच रहे हो। तो बताओ तुम कौन हो? मैं ईशा हूं, तुम्हारी दोस्त, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा प्यार। तुम सच में पागल हो गए हो। लगता है तुम्हें बहुत बड़ा सदमा पड़ा है तुम्हारी मॉम की मौत का। हाँ, बहुत ही गहरा सदमा, लेकिन मेरी माँ की मौत से भी ज्यादा तुम्हारी बेवफाई का। और वैसे मैंने साउथ अफ्रीका में तुम्हारे पेरेंट्स के अकाउंट्स डिटेल चेक करवाए। वो अकाउंट किसी केतन भंडारी के नाम पर, जो तुम्हारा पार्टनर है और तुम्हारे हर झुंड का साथ। हाँ, वो मेरे। बस। वैसे तुम्हें पता है वो केतन भंडारी कहां पर? साउथ अफ्रीका में। गलत। केतन भंडारी साउथ अफ्रीका में नहीं, पुलिस हिरासत में। सब कुछ सच बताता हूँ सब मैंने कुछ नहीं किया सब। और अब तुम्हारी बारी। वैसे तुम जैसे लालची इंसान को तुम्हारी लालच नहीं पकड़ा दी। ना ही तुम बार बार डिमांड करती पैसे ट्रांसफर कराने की, और ना ही मेरा ध्यान तुम्हारी लालच पे जाता, और ना ही तुम पकड़ी जाती। हाँ, मैंने ही तुम्हारी मॉम को मारा है, और भंडारी को कॉल भी मैंने ही किया ताकि वो अपने आदमी भेजे हमारी मॉम की लाश को ठिकाने लगाने के लिए। हेलो भंडारी, तेरे हाथों से उस बुढ़िया का खून हो गया है। अपने आदमी बुलाकर उसकी लाश ठिकाने लगा दे। तुम फिक्र मत करो, मैं देख लेता हूँ। तुम भी वही जाओगे जहां पे तुम्हारी मॉम है। नहीं तो गोली मार दूंगा। चाकू लो इसके हाथ से और अरेस्ट करो इसे। ले चलो। प्रमोद प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। प्रमोद मुझे माफ कर दो। प्रमोद प्लीज। प्रमोद मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज मुझे जाने मत दो। प्रमोद। एक कहावत है, लालच बुरी बला है। ईशा के लालच ने उसका असली रूप पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दिया। लेकिन असल मुद्दा यहाँ यह है कि जब तक हम अपनों और परायों में अंतर करना नहीं सीखेंगे, लोगों पर अंधा विश्वास करना नहीं छोड़ेंगे, तब तक ईशा जैसे लोग तो अपना उल्लू सीधा करते ही रहेंगे। इसीलिए आप सबको यही सलाह है कि जब भी कोई नया रिश्ता बनाए तो उस इंसान के बारे में पुख्ता जानकारी जुटा लें। और जब भी आपका कोई शुभचिंतक किसी चीज के बारे में आपको आगाह करे तो एक बार उसकी बात के लिए सोचें तो जरूर। दूसरों को तो सभी समझाते हैं, लेकिन कभी कभी खुद को समझाने से कई बड़ी समस्याओं का हल निकल आता है। काश के प्रमोद ने अपनी माँ की या फिर अपने दिमाग की ही सुनी होती तो उसे ये दिन कभी ना देखना पड़ा। खैर, लालच, धोखे और अविश्वास की इस कहानी का अंत तो हुआ। ईशा को उसके किए की सजा उम्र कैद के रूप में मिली, लेकिन प्रमोद को भी तो एक छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा मिली जिसे अब वो उम्र भर भुगते। यानी जरा सी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो इसीलिए सावधान इंडिया, क्योंकि सावधानी आपकी सुरक्षा आपको।